प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास आखिरकार होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसको जान लीजिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास का अर्थ होता है कि मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास है ना। मानव जब उदय हुआ धरती पर, पृथ्वी पर जब पहली बार मानव आया होगा, तब से लेकर के 10वीं शताब्दी तक, 10वीं ईस्वी तक, यानी सन ईस्वी का ये 10वीं सन ईस्वी तक, ठीक है, सन ईस्वी तक की कहानी जो है देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि इतिहास जो है आज का सब्जेक्ट है, और इतिहास का मूल आधार जहाँ से इतिहास शुरू होता है किसी भी देश का, और हमारे भारत का भी इतिहास है। तो भारत का इतिहास यानी कि भारत के प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, ज़रा इसको जान लीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास जब भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक का इतिहास प्राचीन भारत इतिहास कहलाता है। जब भी प्राचीन भारत की बात आएगा तो आप दिमाग में हमें क्या याद रखना है कि मानव जब प्रारंभ में, जब मानव ने धरती पर आया या मानव का उत्पत्ति हुआ इस पृथ्वी पर, तब से लेकर के मानव की उत्पत्ति और 10वीं शताब्दी तक के, 10वीं शताब्दी मानव प्रारंभिक मानव जब धरती पर आए तब से लेकर, है ना, 10वीं शताब्दी तक, ठीक है, 10वीं शताब्दी, देखिए 10वीं शताब्दी तक। अब जान लीजिए कि शताब्दी और ईसा पूर्व, हालांकि प्राचीन काल में जब हम चलते हैं तो उस समय हमारा जो सन ईस्वी चलते थे वो अपोजिट चलते थे, यानी कि BC में, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व होता था। क्या होता था? ईसा पूर्व। और आज होता है AD, सन ईस्वी, ठीक है। तो मानव की उत्पत्ति तो बहुत पहले हुई होगी, बहुत पहले, ठीक है। उस हिसाब से तो जब उत्पत्ति हुई तब से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक के बीच के इतिहास को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राचीन भारत के इतिहास का अर्थ कि मानव की उत्पत्ति, मानव के उदय यानी कि उत्पत्ति से लेकर 10वीं सदी तक के भारत के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। अब आइए इसके अगला टॉपिक जो है कि मानव इतिहास तो आप देख लिए, प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन क्या क्या? प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन की जानकारी क्या क्या है, तो इस पहलू को भी जानिए। प्राचीन भारतीय इतिहास की साधन क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो आपका है महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत का इतिहास की जानकारी के साधन क्या है। देखिए, तो प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारी है, इसकी जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ, प्रमाण जो मिलते हैं, वो उसको हम लोग कई युगों में बांटे हैं पीछे चल के। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्राचीन भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास का मतलब क्या है कि मानव की उत्पत्ति, जब मानव जन्म लिया, धरती पर जब सबसे पहली बार आया, तब से लेके और 10वीं शताब्दी के बीच तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं?
प्राचीन काल का इतिहास बोलते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास बोलते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग मुख्य 5 कालखंडों में इसको बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को, ठीक है। और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये जो है मुख्य रूप से हम 5 हिस्सों में इसको बांटेंगे। पहला जो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास को, तो पाषाण युग। क्या है? पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग, और कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता। तो कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ये देख लीजिए, ताम्र पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग है और पाषाण युग है। ये पांचों युगों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर आएंगे सिंधु सभ्यता में, क्योंकि सिंधु सभ्यता 12th क्लास का मुख्य विषय होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रख लीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी के साधन जो है उसको हम लोग करीब 5 वर्गों में बांटेंगे। पहला जो है पाषाण युग, सबसे पहला है पाषाण युग, दूसरा पूरा पाषाण, देखिए सबसे पहले पाषाण, दूसरा पूरा पाषाण, फिर नव पाषाण और चौथा ताम्र पाषाण युग, और चौथा जो है 5वां कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण युग, कांस्य और सिंधु घाटी सभ्यता। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। देखिए इसके आगे देखिए, तो अब पूरा पाषाण क्या है हम लोग ये पहले जान ले कि आखिरकार ये पाषाण युग क्या है। तो पाषाण युग देखिए, पाषाण युग क्या है सब, पाषाण युग, ठीक है। पाषाण युग में पाषाण युग है ना, देखिए पाषाण युग, पाषाण युग क्या है। तो पाषाण युग का तात्पर्य है कि तात्पर्य है ऐसे काल जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, है ना। मानव की उत्पत्ति हो गई, बहुत दिनों तक तो इतिहास लिखा ही नहीं गया था, ठीक है ना, काफ़ी दिनों तक उस वक़्त कुछ ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव की व्यवहार में परिवर्तन आता गया, अब वो जब मानव बना और कुछ नया करना चाह रहा था, तब जाके उसके जीवन जो है मूल रूप से पत्थर पर निर्भर थे, पत्थर पर ही वो आश्रित रहते थे। उनका कई सारा कार्य जो है पत्थर से ही चलता था। पत्थरों के औजार, है ना, क्या पत्थरों के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन के प्रमुख आधार थे। मतलब कोई भी चीज़ जो बनाते थे, लकड़ी तोड़ने, काटने, मिट्टी जोतने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो जो जिनका औजार होता था वो क्या चीज़ का था, पत्थर के बनते थे। क्या चीज़ के? पत्थर के। यहाँ तक कि जो अपने रहने के लिए जो घर बनाते थे, गुफा जो बनाते थे, वह भी पत्थर के ही हुआ करते थे। उनके जीवन यहीं तक था, औजार पत्थर से बनाते थे और गुफा बना लेते थे, इससे आगे उनको कुछ विशेष पता नहीं था। और यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से है। क्या है? यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से है, तब से है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था, है ना। यह जो काल है, मानव सभ्यता का काल जो है, वह तब का समय है जब एकदम आरंभिक काल है, जो समय आज की तरह लोग विकसित नहीं थे, बहुत ही पिछड़े थे। उनको विशेष ज्ञान इस बात की नहीं थी जितना आज लोग डेवलप हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं, देखिए इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था। इस समय लोगों को प्राकृतिक आपदा के संबंध में कोई जानकारी नहीं था, ठीक है, और इनको उससे कई सारा नुकसान झेलना पड़ता था। कारण कि ज्ञान नहीं था तो लोग कुछ भी अपना मान लेते थे, तो प्राकृतिक आपदा झेलना पड़ता था, ठीक है। और शिकार तथा कंदमूल खाकर अपना जीवन बसर करते थे।
देखिए मूल बातें क्या है पाषाण युग में, पाषाण युग क्यों नाम पड़ा, कि पाषाण युग इसलिए नाम पड़ा इस समय का कि इस समय का जो काल था लोगों को पत्थर का ही ज्ञान था और पत्थर के औजार बना करते थे, ठीक है, जैसे गुफा बना करते थे। याद रखना है पाषाण के मतलब होता है पत्थर, चट्टान, ठीक है, पाषाण का मतलब ही क्या होता है, पत्थर। इसलिए इस वक्त लोग पत्थर के औजार बनाया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पत्थर के औजार बनाया करते थे किसमें, पाषाण काल में। इसलिए इस युग का नाम ही है पाषाण युग। क्या नाम है, पाषाण युग। तो पत्थर के औजार हुआ करते थे। ये लाइन जो है इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि पत्थर के औजार और पत्थर की गुफा बनते थे, पत्थर से उनका सारा काम होता था। तो इसीलिए इस समय को क्या कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। तो इसको याद रखना, ये पाषाण युग के काल की परिभाषा और इसकी जानकारी हो गया। इसमें काफ़ी सारा लोगों को प्रकृति आपदा आते थे इसको सहन नहीं कर पाते थे, जिससे मनुष्य को जो जीवन थे, जो मानव थे, उनको नुकसान होता था। आइए अब देखते हैं पाषाण काल के बाद के इतिहास क्या है। अब पाषाण काल के वजह से क्या आप जान रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, देखे ना कि पूरा पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल, पहले पाषाण काल, अब आ गया पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण का युग में पूरा पाषाण युग से क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा आपका जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। पूरा पाषाण युग से क्या समझते, ये सही होगा। तो पूरा पाषाण युग का अर्थ जो है वो समझिए, कहता हिम युग का अधिकांश भाग पूरा पाषाण काल में बीता। भारतीय पूरा पाषाण युग को औजारों जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पाषाण काल जो है हमारा, पाषाण काल है ना, पाषाण काल, इसमें पत्थरों का यूज होता था। किसका, पत्थर का यूज होता था, पत्थर के औजार होते थे, पत्थर की गुफा बनते थे, लोग इसी पर निर्भर थे। तो इस काल के अधिकतर समय है वह जो बीता, वह किस काल में बीता, पाषाण काल का अधिकतर समय, तो वो पूरा पाषाण काल में बीता, ठीक है, पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण युग को औजारों जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटते, कैसे कैसे, तो औजार बनाने के क्रम के आधार पर और जलवायु में जो परिवर्तन आया, 2 आधार पर, औजार और जलवायु में परिवर्तन, यानी कि वातावरण में परिवर्तन, आंधी तूफान बारिश, इस तरह से इस दोनों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। किसको, पूरा पाषाण काल को। देखिए कौन कौन से आधार हैं। सबसे पहला जो आधार इसका है, पहला आधार जो बांटा गया है वह आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का सबसे पहला जो आरंभिक भाग था उसको आरंभिक पूरा पाषाण युग कहा गया, या निम्न पूरा पाषाण काल, या निम्न पूरा पाषाण काल भी इसको कहा गया है, ठीक है। और यह जो काल है इसका काल है यह 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक है। कब तक का है, 1 लाख ईसा पूर्व तक का है। ये टाइम 1 लाख ईसा पूर्व तक का है। तो ये सबसे प्रारंभिक है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। देखिए 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक के समय को आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। 25 लाख वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली चीज़ों की भी जानकारी नहीं मिला है, जो पाषाण काल सीधे हम लोग कहते हैं, जो पत्थरों का काल था, है ना। और ये भी हालांकि पत्थरों का काल है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगे थे। इस प्रकार पहला हो गया, 3 भाग में बांटा गया था इस युग को, ठीक है, जलवायु और औजार के आधार पर। तो 25 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व के बीच के समय को निम्न पाषाण काल युग, निम्न पूरा पाषाण युग या आरंभिक
पूरा पाषाण युग कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है इसका है, दूसरा हिस्सा जो है वह है मध्य पाषाण युग। क्या है? मध्य पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण। इसका आप लिख सकते हैं, देखिए लिख लीजिएगा, इसको कॉपी पर नोट रखिए, इसको देखिए केवल और देख कर सुनिए, याद कीजिए, साथ ही साथ कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके। अगर परेशानी होगा तो पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा, ये बेहद ज़रूरी है। मैं इस स्क्रीन को भी साफ़ कर दे रहा हूँ बार बार, इसलिए ताकि आपको लिखने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, परेशानी यहाँ पे ये तो दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग यह जो है तो 1 लाख ईसा पूर्व के समय में आपका आरंभिक पूरा पाषाण युग खत्म होता है और मध्य पूरा पाषाण युग चालू होता है 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मध्य पूरा पाषाण युग। क्या बोलते हैं? मध्य पूरा पाषाण युग। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा यानी कि अंतिम जो भाग है इसका पूरा पाषाण काल का, इसको बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? उच्च पूरा पाषाण युग है। तो उच्च पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल कहिए, यह जो है 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, तो देखिए 25 लाख से शुरू होता है, 25 लाख से शुरू होता है और पूरा पाषाण काल समाप्त होता है कहाँ? 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक 25 लाख से लेकर के 10 लाख तक के बीच के समय को पूरा पाषाण युग कहा गया, जिसमें पहला है आरंभिक, मध्य और उच्च। ठीक है, इस तरह 3 को पूरा पाषाण काल को 3 युग में हम लोग ने बांट रखा है। देखिए अब जो है इस आधार पर क्या होता है उसको देखिए। आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि 25 लाख पहले है ना मनुष्य के क्रियाकलाप का साक्ष्य कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, 25 लाख से शुरू होता है, उससे पहले वाली जानकारी अभी नहीं है। तो कहा गया है प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए, समझिए कि जो भारत में साक्ष्य मिले हैं या दुनिया में साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर देखिए, तो कहा गया है कि आदिम मानव यानी कि शुरुआती जो मानव थे के जीवाश्म भारत में नहीं मिले। जीवाश्म मतलब अगर मानव होते तो उसके कोई न कोई अंग, हड्डी या उससे संबंधित जुड़े हुए कोई चीज़ भारत में मिलता। ठीक है, भारत में अगर आदि मानव अगर होते तो उनसे जुड़ी हुई विभिन्न वस्तुएं जैसे प्राप्त होते, जैसे कि और भी देशों में, अन्य देशों में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं मिला है। महाराष्ट्र के बोरी नामक, महाराष्ट्र जिसको मुंबई पहले कहा जाता था, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई राजधानी हो गया, तो बोरी नामक स्थान पर मिले तथ्यों से अंदेशा, देखिए फिक्स नहीं है, अंदेशा है, ऐसा अनुमान है कि मानव की उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। देखिए पूरा पाषाण काल का आरंभिक चरण कहता है कि 25 लाख से लेकर के 1 लाख तक के समय को क्या कहा गया है? 1 लाख तक के समय को कहा गया है कि आरंभिक पूरा पाषाण युग था। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ मात्र 14 लाख तक के, वो भी एक अनुमान है, आरंभिक अंदेशा है कि 14 लाख वर्ष पहले भारत में कोई मानव रहा करते थे, जिसका इतिहास हमें अनुमानतः और शक के आधार पर इसको कह सकते हैं कि ये हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 14 लाख वर्ष पहले, कब है? 14 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है, 14 लाख वर्ष पहले। देखिए 14 लाख वर्ष पहले, और यही बात लगभग सर्वमान्य है।
ये एक अंदेशा है, अनुमान है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में जितने भी इतिहासकार हैं, बाकी लोग सब इसको मान्यता देते हैं। क्या मान्यता दे रहे हैं? सर्वमान्य है। अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। देखिए, इतना तो तय है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में जो मानव है वह बाद में बसे, यानी कि अब मानव अगर पहले कहीं बसे तो वह बसे अफ्रीका में। कहाँ बसे? अफ्रीका में। और अफ्रीका के बाद ही 14 लाख वर्ष पहले भारत में कोई मनुष्य आया, ऐसा साक्ष्य मिलता है। तो ये बात हो गई प्राचीन भारत के इतिहास की। हम देख रहे हैं कि प्राचीन भारत मानव की उत्पत्ति से लेकर के और 10,000 तक कहा गया है। ठीक है, 10,000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है ना, या सन ईस्वी इसको बोलते हैं, ईस्वी या सन ईस्वी। ठीक है, तो इतना लंबा काल को हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो कि पाषाण युग, सबसे पहले जो आया हमारा पाषाण युग, इसके थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखिए, पाषाण युग जो है, यह जो है करीब मानव की उत्पत्ति से लेकर के 25 लाख तक के समय को कहा गया, क्योंकि इसके बाद का जो टाइमिंग जो गिना गया 25 लाख से लेकर के, वह टाइमिंग जो गिन लिया गया किसमें, तो पूरा पाषाण काल में। किसमें गिना गया? पूरा पाषाण काल में, क्योंकि पूरा पाषाण का काल है 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक का है ये पूरा पाषाण काल। ठीक है, और ये पूरा पाषाण काल के मध्य में ही बात हो रही, इसलिए पूरा पाषाण काल में हम लोग आपको बात बताया कि पूरा पाषाण काल में आखिरकार हुआ क्या है। तो पूरा पाषाण काल में वही कहा गया कि मानव की साक्ष्य की उत्पत्ति भारत में कहीं नहीं मिली है, आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिला कि आदि मानव भारत में नहीं था। महाराष्ट्र से बस एक साक्ष्य मिला है, वो भी शक के आधार पर अंदेशा है कि वह 14 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। जो मानव के साक्ष्य मिला महाराष्ट्र में, वह 14 लाख वर्ष पहले हुआ होगा, ऐसा एक अनुमान है। ठीक है, और हालांकि भारत के अंदर यही सर्वमान्य है कि 14 लाख वर्ष पहले 14 लाख वर्ष पहले भारत में मानव की उत्पत्ति हुई, और यह बात सभी सब जगह सत्य भी मान लिया गया, यहाँ तक कि अफ्रीका तक भी लोग इस बात को मानते हैं। और पूरी अध्ययन से पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति अगर कहीं हुई तो पहले वो अफ्रीका में हुई। ठीक है, उसके बाद ही कहीं हुई है, लेकिन भारत से पहले हुई, ये बात तो तय है। देखिए दूसरा प्रश्न, यद्यपि यहाँ के लोगों का पाषाण कौशल लगभग उसी तरह विकसित हुआ जिस तरह अफ्रीका में है ना। एक अफ्रीका और भारत में लोगों के बीच में जो समानता देखी गई वह पाषाण कौशल को लेकर के। पाषाण कौशल क्या है? तो इस समय मानव अपना भोजन कठिनाई से ही बटोर पाता था। वह ना तो खेती करना जानता था और ना ही घर बनाना। यह अवस्था 9,000 ईसा पूर्व तक चलती रही। ठीक है, करीब ऐसा एक अंदेशा है कि 9,000 ईसा पूर्व तक ये अंदेशा चलता रहा। ये सब पूरा पाषाण युग के उच्च पूरा पाषाण युग का समय है कि 9,000 ईसा पूर्व तक। ये जो है 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक है, 10,000 ईसा पूर्व। तो देखिए
अब आइए देखिए, तो यहाँ तक आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। अगर अच्छा लगे और कोई अगर वॉइस अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइए कि वॉइस नहीं मिल रहा है कम्प्लीटली, कोई दिक्कत हो, मैं फिर से इसके कंटिन्यू आगे करूँगा। आप अगर वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इस पे जुड़े रहिएगा ताकि फिर से हम आपको इससे संबंधित आगे आपको इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इस सब चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है प्राचीन भारत। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास किसे कहते हुए, तो मानव के इतिहास से लेकर के और 10वीं शताब्दी के बीच के काल को कहा गया। दूसरा है कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग प्राचीन काल भारत को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 5 हिस्सों में, कि पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य और सिंधु सभ्यता। तो आज के दिन में, आज के क्लास में हम लोगों ने पाषाण युग और पूरा पाषाण देखा, नवपाषाण आगे देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगले दिन। दूसरा जो है, देखिए पूरा पाषाण क्या है, तो पूरा पाषाण का तात्पर्य ये है कि उस समय जब पूरा पाषाण युग चल रहा था उस समय लोग पत्थरों पर आश्रित थे। लोग किस पर आश्रित थे, पत्थर पर आश्रित थे। मूल रूप से उनका कार्य पत्थर से ही होते थे। पत्थर के औजार और पत्थर के गुफा बनाते थे। उनके जीवन के प्रमुख आधार थे ये पत्थर बनाना और पत्थर गुफा। यह मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में से था, जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था, एकदम शुरुआत समय था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और फिर यह कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ जंगल में रहते थे, जंगल के ही कंदमूल खाते और वही जीवन यापन करते। दूसरा, इनके पास कोई विशेष व्यवस्था नहीं हुआ करता था। देखिएगा, और देखिए यह है पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण युग का क्या तात्पर्य है, पूरा का पाषाण युग का तात्पर्य है, तो देखिए कि हिम युग ही मतलब पत्थरों का युग की बात ही किया जा रहा है। हिम युग का अधिकांश भाग पूरा पाषाण काल में बीता। भारतीय पूरा पाषाण युग को औजार और जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। पहला आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग। ये आप लोगों ने देखा। देखिए, और पूरा पाषाण युग जो है आरंभिक वाला है वो 25 लाख से लेकर 10 लाख तक है, और 1 लाख तक है, और मध्य जो है 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है, और उच्च पूरा पाषाण का जो 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक की बात करता है। ठीक है, ये जो है पूरा पाषाण युग, उसमें हुआ क्या, जरा देखिए कि आदि मानव के जीवाश्म यानी मरने के बाद जो उसके हिस्से, उससे संबंधित कुछ चीज़ें बच जाते हैं उसको अवशेष बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। उनका हड्डी वगैरह जो बच जाता है, कोई भी जीव मर जाता है, उसका हड्डी जो बचा वो जीवाश्म होता है। भारत में नहीं मिली, भारत में किसी भी आदि मानव के जीवाश्म यानी कि साक्ष्य नहीं मिला उसके शरीर का। महाराष्ट्र के बोरो नामक स्थान पर मिले तथ्यों के आधार पर ये मानव की उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पूर्व हुआ, ये जानकारी मिलता है। यह बात लगभग सर्वमान्य है, लगभग ये बात सभी जगह मान्य होता है। अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसा, है ना, क्योंकि अफ्रीका में पहले जानकारी मिलता है और भारत में बहुत लेट जानकारी मिलता है, वो भी 14 लाख वर्ष पहले, वो भी कंप्लीट पुष्टि नहीं है। ठीक है, तो देखिए साथ ही क्या हुआ, साथ ही साथ यद्यपि यहाँ के लोग पाषाण कौशल उसी तरह से है, पाषाण कौशल है ना, यहाँ के लोगों का यानी कि भारत के लोगों का कि पाषाण कौशल लगभग उसी तरह है, विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में। कैसे, अफ्रीका में इस समय का मानव अपना भोजन कठिनाई से बटोर पाता था, वह तो खेती करना जानता था और न ही घर बनाना। यह अवस्था 9000 ईसा पूर्व तक चला। तो 25 लाख से हम लोगों ने शुरू किया है, 25 लाख से शुरू किया है, और
आज लास्ट कर रहे हैं 9000, कितना 9000, ठीक है। तो 9000 ईसा पूर्व से कहाँ तक, ईसा पूर्व तक रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।